नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे और पूर्व की कक्षा में हमारा बिंदु जो था वह क्रिया के प्रकार का था। हमने जाना था कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद होते हैं। यह सारी बातें हम जान चुके हैं। अब देखिए, क्रिया के जो प्रकार हम पढ़ना आरंभ कर चुके थे, पूर्व की कक्षा में मैंने आपको बताया भी था कि सीधे ही क्रिया के प्रकारों की संख्या यदि आपसे पूछे तो आपको प्रश्न अधूरा समझना है। पूरा प्रश्न कब होगा? जब आपको दिया जाएगा क्या पूछने के लिए? आधार। क्या दिया जाएगा? आधार दिया जाएगा। बेस दे करके पूछेगा। जैसे उदाहरण की बात करें, हम प्रश्न पूछ लिया क्या कि कर्म के आधार पर, तो आपने कितना बता दिया? 2। कितना बता दिया? 2। ठीक उसी प्रकार से आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह है हमारा प्रयोग व संरचना। प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार। और प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकारों की बात की जाए तो आपके जहन में देखो, संख्या कभी पूछता नहीं है, फिर भी हम बता दें कि इसमें कितने प्रकारों की चर्चा हम करने वाले हैं। 8 प्रकारों की चर्चा हम करेंगे। कितने प्रकारों की चर्चा करेंगे आज? 8 प्रकारों की चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला प्रकार है सामान्य क्रिया। सबसे पहला प्रकार कौन सा है? सामान्य क्रिया। दूसरा प्रकार है संयुक्त क्रिया। दूसरा प्रकार कौन सा है दोस्तों? संयुक्त क्रिया। तीसरा प्रकार है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। चौथा प्रकार है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा प्रकार कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों, पांचवा प्रकार है नाम धातु क्रिया। पांचवा प्रकार कौन सा है? नाम धातु क्रिया। और छठा प्रकार है हमारा कृदंत क्रिया। सातवां और सेकेंड लास्ट जिसको हम कह सकते हैं वह है आपका सजातीय क्रिया। और अंतिम 8वां प्रकार है हमारा दोस्तों सहायक क्रिया। ये इस प्रकार से हमारे पास 8 नाम हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार पूछे तो कितने होंगे? 8 होंगे। कौन कौन से होंगे? तो नाम आपके सामने उल्लिखित हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत, सजातीय और सहायक क्रिया। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ, केवल संख्या ज़्यादा है। केवल संख्या ज़्यादा है। और केवल मात्र संख्या ज़्यादा होने से आप यह नहीं कह सकते कि ये कठिन होंगे। हो सकता है संख्या इसीलिए ज़्यादा हो क्योंकि ये ज़्यादा सरल हैं, और वास्तविकता भी है दोस्तों, ये बेहद सरल हैं, बहुत सरल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सरल हैं। नामों से ही हम इनके प्रश्नों के जवाब और इनके प्रकार और परिभाषाएं निकाल सकते हैं। देखो, हम एक एक की चर्चा करेंगे। एक बार मैं चाहूँगा कि आप प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के इन 8 नामों से परिचित हो जाएं। क्रिया के प्रकार प्रयोग व संरचना के आधार पर, और यह बांटने का हमारा कौन सा आधार है? दूसरा आधार है। कौन सा आधार है? दूसरा आधार है। देख लीजिए आप इसको। इसके बाद हम एक एक प्रकार की चर्चा करेंगे। तो चलो अब हम आरंभ करते हैं सबसे पहले प्रकार की चर्चा।
सबसे पहला जो प्रकार है हमारे सामने वह है कौन सा? सामान्य क्रिया। सबसे पहला प्रकार कौन सा है दोस्तों? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया क्या है यह जानिए, नाम से ही पता चल रहा है। सामान्य, जनरल वर्ब, बेसिक वर्ब। सामान्य क्रिया, सरल क्रिया। परिभाषा क्या है वह सुनो, फिर उसका एक वाक्य प्रयोग समझेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे, उसकी शर्त समझेंगे, उसकी कंडीशन को जानेंगे, फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं कहूँ कि यदि वाक्य में एक साधारण से कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाए, पुनः सुन लीजिए, यदि वाक्य में एक सामान्य से कार्य को बताने के लिए क्रियापद भी कितने आ रहे हैं? एक, और काम भी कितना हो रहा है? एक। उदाहरण समझो परिभाषा के साथ में। परिभाषा को अगर शब्दों में बांधना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि यदि वाक्य में एक सामान्य से कार्य को बताने, यदि वाक्य में एक सामान्य से कार्य को बताने हेतु एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाए, एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाए, वह सामान्य क्रिया होगी। वह सामान्य क्रिया होगी। अर्थात कहने का आशय यह है कि वाक्य में काम भी कितना होगा? एक होगा। वाक्य में काम भी कितना होगा? एक होगा। और क्रिया भी कितनी होगी? एक ही। अर्थात एक सामान्य से कार्य को दर्शाने हेतु एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाएगा। अर्थात वाक्य में एक ही सामान्य से कार्य को दर्शाने हेतु एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप उसको सामान्य क्रिया कहेंगे। केवल परिभाषा है, उदाहरण से आप समझेंगे कि मेरे कहने का आशय क्या है। देखो, इसके उदाहरण की बात करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। अगला उदाहरण मैं लिख रहा हूं, राधा बाजार जाती है। राधा बाजार जाती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात सदैव ध्यान रखने की है। अब हम कर्म के आधार पर जो अकर्मक और सकर्मक क्रिया होती है उनकी चर्चा यहाँ नहीं कर रहे। कहने का आशय यह हुआ कि अब आपको इन पर सकर्मक या अकर्मक क्रिया के आधार से किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्रिया सामान्य है या नहीं है। अकर्मक या सकर्मक तो तब पहचानते जब हमें पूछता कि कर्म के आधार पर क्रिया कौन सी है। जब हमारे क्रिया को पढ़ने का आधार ही बदल गया, अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोग व संरचना। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? प्रयोग व संरचना। तो अब हम वह वाली चर्चा तो यहाँ करेंगे ही नहीं कि कर्म के आधार पर क्या है। यहाँ चाहे अकर्मक आए चाहे सकर्मक आए, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। परीक्षा में प्रश्न भी यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको विकल्प के आधार पर अपने आप अनुमान लगाना है, अपने आप यह निश्चित कर लेना होगा कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है। यह वाक्य दे दिया जाए और विकल्प में अकर्मक, सकर्मक, एककर्मक, द्विकर्मक हो तो आप जवाब सोचेंगे कर्म के आधार पर। लेकिन यदि इसी प्रकार का कोई वाक्य दे दिया जाए और आपके सामने विकल्प जो हैं प्रस्तुत हैं कि यह सामान्य क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है,
तो आप स्वतः समझ जाएंगे कि इस प्रश्न में दिए गए जो विकल्प हैं वे प्रयोग और संरचना के आधार पर हैं। यहाँ तक की बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अब देखो आगे। तो राम पुस्तक पढ़ता है, परिभाषा को समझें। परिभाषा क्या कहना चाह रही हैं? वाक्य में एक सामान्य से कार्य को बताने के लिए एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाएगा, अर्थात काम भी कितना होगा? एक ही होगा। और वाक्य में क्रियापद भी कितने आएंगे? एक ही। दोस्तों देखो जरा, राम पुस्तक पढ़ता है, राम वाक्य का करता है, कितने काम कर रहा है? केवल एक। कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। अर्थात क्रियापद की बात की जाए तो क्रियापद हमारे सामने कितने उपस्थित हैं? क्रियापद हमारे समक्ष कितने उपस्थित हैं? एक ही उपस्थित है। और यदि कार्यों की बात की जाए तो वाक्य में काम भी कितना हुआ है? एक। तो जब वाक्य में एक ही क्रियापद को प्रयुक्त किया जाए, एक ही कार्य को बता रहा हो, ऐसी स्थिति में उसे आप सामान्य क्रिया नाम देंगे। यहाँ पर देखो, राधा ने क्या किया? जाने का कार्य किया है। कौन सा कार्य किया है? जाने का काम किया है। एक ही काम किया कि वो गई है बाजार। अब वाक्य में क्रियापदों की बात की जाए, क्योंकि प्रयोग भी तो देखना है। नाम क्या है? प्रयोग व संरचना, कि क्रियापद कितने प्रयोग में ले रहे हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक ही जाना क्रिया है, बाजार शब्द क्रिया नहीं, बाजार शब्द क्रिया नहीं, राधा करता है। तो क्रियापद कितने आए? एक। यहाँ भी क्रियापद कितना आया? एक। तो यदि वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाए, एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जाए और एक ही कार्य बताए, एक ही कार्य बताए, एक ही क्रियापद प्रयुक्त किया जा रहा है और एक ही कार्य बता रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? सामान्य क्रिया के नाम से जान लेंगे। तो हम सार रूप में यह कह सकते हैं कि सामान्य क्रिया क्या होगी? सामान्य क्रिया के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक ही क्रिया पद, एक ही कार्य। यह सामान्य क्रिया का गोल्डन फार्मूला आपके सामने लिख दिया मैंने। सामान्य क्रिया का मास्टर स्ट्रोक आपके सामने उपस्थित है कि वाक्य में क्रियापद भी कितने होंगे? एक ही होगा। वाक्य में क्रियापद भी कितने होंगे? एक ही होगा। काम भी कितना होगा? एक ही होगा। तो ऐसी स्थिति को क्या कह देंगे? सामान्य क्रिया। आप इस स्लाइड को आराम से देखिए। अब हम चलते हैं अगले प्रकार पर। देखो दोस्तों, दूसरा प्रकार की हम बात करें तो दूसरे प्रकार के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, संयुक्त क्रिया। दूसरा प्रकार क्या है दोस्तों? संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ी हुई क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो जुड़ करके किसी काम को बताएंगी, तभी तो संयुक्त होंगी। सामान्य में क्या था? एक ही काम हो रहा था, एक ही क्रियापद था। अब ध्यान से सुनना कि जब वाक्य में काम तो हो एक, लेकिन क्रिया कैसी है? संयुक्त है। संयुक्त का मतलब क्या होंगी? क्रियाएं कितनी होंगी? एक से ज़्यादा होंगे। क्रियापद कितने होंगे? एक से ज़्यादा। लेकिन वो संयुक्त तो हो गए, इसका मतलब वो जुड़ करके क्या बनेंगे? एक बनेंगे। ध्यान से समझना, मैं कहना चाह रहा हूं कि क्रियापद एक से अधिक होंगे। क्रियापद कितने होंगे? एक से अधिक। लेकिन कार्य की बात की जाए, तो कार्य कितना होगा? एक होगा। कार्य कितना होगा? एक होगा। यह इसका महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सूत्र हुआ। कहने का आशय यह है कि संयुक्त का मतलब ही होता है जुड़ा हुआ। तो जब एक से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं
जब एक से अधिक या हम कहें अलग अलग क्रियाएं जुड़ करके किसी एक ही काम की ओर संकेत करती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब वाक्य में, परिभाषा लिख देते हैं इसकी, कि जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद, जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त होकर, संयुक्त रूप से प्रयुक्त होकर एक ही कार्य को बताते हैं, बहुत अच्छे से समझ लो। वहां संयुक्त क्रिया होगी, पुनः सुन लीजिए कि जब वाक्य में, यहां पर देखो, यह हमने जो सूत्र लिखा है वह क्या कह रहा है, क्रियापद क्या है, एक से अधिक। क्रियापद क्या है दोस्तों, एक से अधिक, और काम कितना हो रहा है, एक। काम कितना हो रहा है, एक। उदाहरण से समझो इसको। जैसे हम बात करें, राम ने पाठ पढ़ लिया। काम कितने किए राम ने, पहले ये देखिए, राम ने पाठ पढ़ लिया, एक ही काम किया है। क्या काम किया है, पाठ पढ़ने का। क्या काम किया है दोस्तों, पाठ पढ़ने का। कौन सा काम किया है, पाठ पढ़ने का काम किया है। लेकिन अब हम बात करें यहाँ वाक्य में क्रियापद कितने आए, तो देखो, लेना भी क्रिया होती है दोस्तों, लेना क्रिया होती है, और पढ़ना भी क्रिया होती है। क्या पढ़ा, पाठ। यह क्या है यहाँ पर, कर्म। राम कौन है, कर्ता। तो जब वाक्य में एक से अधिक, यहाँ दो क्रियाएं आ रही हैं, जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद एक साथ प्रयुक्त होकर के किसी एक कार्य को बताती हैं, जब वाक्य में दो क्रियापद संयुक्त रूप से किसी एक कार्य का बोध कराते हैं, तो इन क्रियाओं को, क्योंकि ये एक ही काम को बता रही हैं, इसलिए संयुक्त हो गई, जुड़ गई, और जुड़ जाने की वजह से ही इनको नाम क्या दे दिया, संयुक्त क्रिया। अब इस सूत्र को हमने जो लिखा उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, क्रियापद हमारे कितने होंगे दोस्तों, क्रियापद कितने हैं। यहाँ क्रियापद की बात की जाए तो क्रियापद एक से अधिक, लेकिन कार्य कितना हो रहा है, एक हो रहा है। काम एक कौन सा हुआ, पाठ पढ़ने का, ये एक ही कार्य हुआ। कार्य तो कितना हुआ है, एक, और क्रियापद कितने आए, दो। क्रियापद कितने आए, दो। अन्य उदाहरण से भी आप इसे समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने भोजन खा लिया, खा और लिया। मैंने खेल खेला, मैंने खेल खेला। या मैं यहाँ से चल दिया। चलना और देना दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, काम एक ही किया, क्या, चला। बस चली गई, चलना भी क्रिया और जाना भी क्रिया, दोनों क्रियाएं एक ही काम बता रही हैं, क्या, कि बस गई। कहने का मतलब यह हुआ कि जब दो अलग अलग अर्थ वाली क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होकर के किसी एक ही कार्य का बोध कराती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन क्रियाओं को हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, तो वहाँ वे संयुक्त क्रिया के नाम से जानी जाएंगी। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी। एक बार आप इस स्लाइड को फिर से देख लीजिए, दोनों में अंतर जो है वह वही है। देखो सामान्य क्रिया में हमने क्या लिखा था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य क्रिया क्या होगी, तो सामान्य में एक ही कार्य और एक ही क्रियापद। जबकि बात की जाए संयुक्त की, बात की जाए संयुक्त की, तो दो क्रियापद और काम कितना होगा, एक। यह अंतर है इन दोनों में। एक काम एक क्रिया सामान्य, एक काम दो क्रियापद तो संयुक्त। दोनों को देख लीजिए, फिर चलते हैं हम इसके अगले प्रकार पर।
अब इसका जो तीसरा प्रकार है हम उस पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। तीसरा प्रकार, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक नाम से समझो, पूर्वकालिक क्रिया अर्थात पहले के काल की क्रिया। अब तक जो हमने पढ़ा, सामान्य क्रिया क्या थी? एक काम एक क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या थी? एक काम दो क्रिया। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में दोस्तों क्या होता है, इसका बेसिक सेंस क्या कह रहा है वह समझिए। इसका बेसिक सेंस कहता है क्रियापद भी कितने होंगे? दो, और कार्य भी कितने होंगे? दो। अर्थात क्रियापद भी कितने होंगे? दो, और कार्य भी कितने होंगे? दो। अब अंतर कैसे आएगा, यह अंतर हमें जानना है। दो ही कार्य दो ही क्रियापद, एक साथ एक कर्ता दो काम कैसे कर पाएगा? जाहिर सी बात है वह क्रमानुसार कार्य करेगा। एक काम पहले शुरू हुआ पहले पूरा हो गया, एक काम पहले शुरू हुआ पहले पूर्ण हो गया, तत्पश्चात उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ और वह चल रहा है। कुछ समझ में आया? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब वाक्य में दो कार्य हों दो ही क्रियापद हों, या जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं लेकिन उनमें से एक क्रिया पहले शुरू होकर के पहले ही पूर्ण हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ होती है। उदाहरण से समझना, जैसे मैं खाना खाकर सो गया। मैं खाना खाकर सो गया। मैंने काम कितने किए दोस्तों? दो। कौन कौन से? एक तो भोजन खाने का और दूसरा सो जाने का। तो जब यहाँ पर देखिए खाना खाया और सो गया, जब कर्ता द्वारा दो क्रियाएं की जाती हैं लेकिन उनमें एक क्रिया पहले शुरू होकर पहले ही पूर्ण हो जाती है। खाना खाने का कार्य पहले शुरू हुआ और पहले ही क्या हो गया दोस्तों? पूर्ण हुआ। पहले ही क्या हो गया? पूरा हो गया। उसके बाद यह शुरू हुआ। अब यह पूरा हो या नहीं हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नाम क्या कह रहा है? पूर्वकालिक। हमें तो पूर्व के काल की देखनी है। तो इन दोनों में पूर्वकालिक देखी जाए तो जो पहले पूरे होने वाली क्रिया है उसी को हम क्या कह देंगे? पूर्वकालिक कह देंगे। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे, ऊपर पहुँचना हमारा दूसरा काम है। पहला काम कौन सा आरंभ किया? सीढ़ियाँ चढ़ना। तो जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने का काम हम पूरा कर चुके तो एक क्रिया शुरू होकर के खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो रही है। सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में प्रवेश किया तो कमरे में प्रवेश करना दूसरा काम, सीढ़ियाँ चढ़ना पहला काम। तो जो पहले शुरू होकर पहले ही पूर्ण होता है उसे ही हम पूर्वकालिक कार्य कहते हैं और उसी क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो इसको परिभाषा के शब्दों में हम बांधना चाहें तो क्या कहेंगे कि जब वाक्य में दो क्रियाएं हों उनमें एक क्रिया पहले आरंभ होकर पहले ही पूर्ण हो जाती है। उसके पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ होती है।
उसके पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ होती है तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया, तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया ही पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो पहले पूर्ण होने वाली क्रिया ही क्या होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी। बात बहुत सरल है, बड़ी भाषा बड़ी है, लेकिन समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी कि काम कितने होंगे? दो। काम कितने होंगे? दो। एक क्रिया आरंभ हुई, यहाँ पर वो पूर्ण हो गई, तत्पश्चात दूसरी क्रिया आरंभ हो रही है। तो जो ये पहले पूर्ण होने वाली है, इसे ही पूर्ण होने वाली, पूर्व यानी पहले के, कालिक मतलब काल की, पहले के काल की क्रिया, उसी को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं खाना खाकर सो गया, राधा पढ़कर चली गई। राधा ने कितने काम किए? दो। एक तो पढ़ना और एक जाना। तो उसने पहले कौन सा कार्य शुरू किया? पढ़ने का। यह कर अर्थात पढ़ने का काम पूर्ण करके दूसरा काम उसने आरंभ किया। तो जो पहले शुरू होकर के पहले पूरा हो रहा कार्य है, तो जो पहले शुरू होकर के पहले पूर्ण हो रहा कार्य है, वही क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक कहलाएगा दोस्तों। वही क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक कहलाएगा। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। अर्थात हम बात करें सामान्य क्रिया में, तो सामान्य क्रिया में एक काम एक क्रिया। दूसरी बात संयुक्त क्रिया की, तो उसमें दो क्रिया एक काम। लेकिन अगर हम बात करें पूर्वकालिक की, तो काम भी कितने? दो। क्रियाएं भी कितनी? दो। बस शर्त यह है, एक पहले पूरी होगी, उसके बाद दूसरी शुरू होगी। तो जो पहले पूरी हो गई वही पूर्वकालिक कहलाएगी। एक बार इस स्लाइड को देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रकार पर। पूर्वकालिक के बाद अगला जो प्रकार हमारे समक्ष उपस्थित होता है, उसका नाम है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया, मोटिवेशनल वर्ब। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम से पता चल रहा है, ऐसी क्रिया जो प्रेरणा के बाद उत्पन्न होती है, ऐसी क्रिया जो प्रेरणा स्वरूप की जाती है, ऐसी क्रिया जिसके लिए हमें कर्ता को प्रेरित करना पड़ा, बाद में उसने किया। प्रेरित करने का मतलब यह है कि कह कर के किसी और से हम काम करवा रहे हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रियाओं में हम देख रहे थे, कहीं एक काम था, एक क्रिया थी सामान्य, एक काम था, दो क्रिया थी संयुक्त, दो ही काम दो ही क्रिया पूर्वकालिक। अब यहाँ पर कर्ता दो होंगे। प्रेरणार्थक क्रियाओं में कर्ताओं की संख्या बदल जाती है, कर्ता प्रभावित होता है, कर्ता परिवर्तित होता है। कैसे होता है वो ध्यान दीजिए। जैसे वाक्य का कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करे, वाक्य का कर्ता खुद कोई काम नहीं करता, हम कोई काम नहीं करेंगे, जो भी करना है आपको करना है। मैंने उस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित कर दिया, तो उसके फलस्वरूप आप जो भी कार्य करोगे वह प्रेरणार्थक क्रिया माना जाएगा। कहने का आशय यह हुआ कि जब वाक्य कर्ता अर्थात काम जिसे करना था वह, वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता, स्वयं कार्य न करके अन्य से कराता है। जब वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके अन्य से कराता है, तो ऐसा कार्य प्रेरणार्थक अर्थात प्रेरणा के अर्थ में, मोटिवेशन के बाद का, प्रेरित होने के बाद का, तो ऐसा कार्य प्रेरणार्थक कहलाता है। ऐसा कार्य क्या कहलाता है?
प्रेरणार्थक कहलाता है। मेरे कहने का आशय यह हुआ दोस्तों कि जब कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करेगा, किसी और से करवाएगा। जैसे माँ की तबीयत खराब है या माँ किसी अन्य कार्य में व्यस्त है, तो माँ ने अर्थात कर्ता ने बेटी से, माँ ने बेटी से भोजन बनवाया। माँ ने बेटी से भोजन बनवाया, माँ ने खुद ने नहीं बनाया। जब वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करे, माँ ने थोड़ी बनाया है, भोजन बनाने का काम किसने किया? बेटी ने। तो ये तो कौन हो गया? वास्तविक कर्ता हो गई। ये कौन हो गई? वास्तविक कर्ता। लेकिन यहाँ पर ये भोजन बनाने का माध्यम बनी है, तो ये तो यहाँ पर क्या बन गई? संप्रदान बन गई। क्या बन गई? संप्रदान या कारक करण। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी? कारक संप्रदान के लिए, या हम कहें करण के रूप में इसको प्रयुक्त कर लिया, करण कारक के रूप में इसको प्रयुक्त कर लिया, माध्यम के रूप में इसको प्रयुक्त कर लिया। माँ ने खुद ने खाना नहीं बनाया, अन्य से खाना बनवाया है, बेटी से खाना बनवाया है। तो जब वाक्य का कर्ता जो स्वयं होता है वह कर्ता कोई कार्य नहीं करे, जब वाक्य का कर्ता कोई कार्य नहीं करे, किसी अन्य से कार्य करवाया जाए, तो ऐसी क्रियाएं देखो, बनवाया, अगर यहाँ लिखा होता बनाया तो कर्ता ने बनाया, किसी अन्य से काम करवाया है तो हम क्या लिखेंगे? बनवाया है। जैसे हमने हेयर ड्रेसर से या हमने सैलून में जाकर के नाई से बाल कटवाए, खुद ने नहीं काटे, नाई से कटवाए हैं। दर्जी से कपड़े बनवाए हैं, खुद ने नहीं बनाए। तो जब कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करता, किसी अन्य से काम कराता है, तो अन्य से कार्य करवाए हुए सभी के सभी प्रेरणार्थक कार्य माने जाते हैं, प्रेरणा के अर्थ के कार्य माने जाते हैं। और ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे चलना, खुद का चलना, चलाना, खुद का चलाना, लेकिन लिखा होता चलवाया, तो यह प्रेरणार्थक होगी। यह क्या हो जाएगी दोस्तों? प्रेरणार्थक हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे मैंने पत्र लिखा, लिखना या लिखता, तब ये सामान्य या संयुक्त हो सकती हैं। लेकिन यदि लिखवाया जाए, जैसे लिखवाया आ जाता, तो इस स्थिति में आप इसे क्या कह देते? प्रेरणार्थक हो जाती। यह भी क्रिया क्या हो जाती? प्रेरणार्थक हो जाती। जैसे दादाजी पढ़े लिखे नहीं हैं, या कोई अन्य ताऊजी पढ़े लिखे नहीं हैं, दूर दराज से कोई चिट्ठी आई, दादाजी को पढ़ना नहीं आता, उन्होंने अपना पत्र पड़ोस में रहने वाले मोहन से पढ़वाया, मोहन से पढ़वाया। दादाजी ने पत्र मोहन से पढ़वाया, खुद ने नहीं पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है। तो जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, ध्यान दीजिए, कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य से कराता है, जब कर्ता स्वयं कोई कार्य नहीं करके अन्य से कराता है, तो ऐसे कार्य किस में गिने जाएंगे? तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि श्रीमान जी ऐसे कार्य प्रेरणार्थक कार्य कहलाते हैं, और ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाएंगी। तो ध्यान दीजिए, इस वाक्य में हमने देखा कि कर्ता कितने हो रहे हैं? 2, एक माँ और एक बेटी। एक वास्तविक कर्ता है, एक वाक्य की कर्ता है। तो जो वास्तविक कर्ता है वह तो करण कारक के रूप में प्रयुक्त हो रही है, तो कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करके अन्य से कार्य करवाता है, तो ऐसी क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह प्रकार भी आपके समझ में आ चुका होगा। एक बार इस स्लाइड को देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह प्रेरणार्थक क्रिया की बात। अब अगला जो प्रकार आता है वे स्वतंत्र प्रकार आएंगे। 4 प्रकार, चारों संबंधित हैं, जैसे सामान्य, संयुक्त और पूर्वकालिक तथा प्रेरणार्थक। अब हम बात करेंगे कौन सी की? नाम धातु क्रिया। और दोस्तों इसके बाद हम इसी बोर्ड पर एक साथ में लेंगे
अगला जो प्रकार है वह है कृदंत क्रिया। अब इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा तो जाहिर सी बात है वजह तो गंभीर है। इन दोनों को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। इन दोनों को तुलनात्मक रूप से और एक साथ लेंगे तो बेहतर समझ में आएगी। हालांकि इनके तथ्य अलग अलग हैं पर तरीका एक जैसा है। और वो तरीका क्या है, पहले आप उसे जानिए, उसके बाद हम आते हैं तो तरीका समझो। हम बात करें यदि विकारी शब्दों की, और विकारी शब्दों में हम जानते हैं सबसे पहला विकारी शब्द क्या है, संज्ञा। दूसरा विकारी शब्द हमारे पास क्या आया था, सर्वनाम। तीसरा विकारी शब्द आता है क्या दोस्तों, विशेषण। और चौथा विकारी शब्द आता है क्या, क्रिया। चौथा विकारी शब्द क्या आता है, क्रिया। दोस्तों हम आने वाली कक्षाओं में दो बिंदु पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे उपसर्ग और एक पढ़ेंगे क्या, प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय। इन दोनों के दोनों बिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। उपसर्ग या प्रत्यय जहां कहीं भी जुड़ते हैं तो ये शब्द को जैसे ही जुड़ते हैं उस पर अपना क्या डालते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। शब्द पर क्या डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। और प्रभाव डाल करके हो सकता है उसे क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। क्या कर दें, परिवर्तित कर दें। और किसी शब्द को यदि हम परिवर्तित करेंगे तो जाहिर सी बात है उसको हम कह सकते हैं कि उसमें क्या आ गया, विकार आ गया, उसमें वलन आ गया, टेढ़ापन आ गया, अर्थात उसमें कोई ना कोई हलचल हो गई। और विकार की बात आ जाती है तो हमने आरंभ की कक्षाओं में ये चीज़ जान ली थी कि विकार अर्थात बदलाव, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो प्रकार हैं। एक वे शब्द जिनमें बदलाव होता है, एक वे शब्द जिनमें बदलाव नहीं हो सकता। तो जिनमें बदलाव होता है उन्हें विकारी कहा जाता है। और विकारी 4 हैं संख्या में, अर्थात हम संज्ञा शब्द को भी बदल सकते हैं, सर्वनाम को भी बदल सकते हैं, विशेषण को भी बदल सकते हैं और क्रिया को भी बदल सकते हैं। ध्यान देना, यदि संज्ञा का मतलब क्या होता है दोस्तों, नाम। दुनिया के सब नाम क्या हैं, संज्ञाएं। और उन सब का नाम क्या है, एक तो हो गया सब नाम, और ये क्या होता है, उन सब का नाम। ये दोनों बातें हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। दुनिया के सब नाम क्या है, संज्ञा, और उन सब का नाम क्या है, सर्वनाम। और इन दोनों की विशेषता बताए, इन दोनों की कोई विशेषता बताए तो हम पूर्व की कक्षाओं में जान चुके हैं विशेषता बताने वाला यह क्या होता है, विशेषण। तो मैं ओवरऑल यह कह सकता हूँ या नहीं कि इन तीनों का संबंध दोस्तों नाम से है। किससे संबंध है, नाम से संबंध है। लेकिन क्रिया की बात की जाए तो जो क्रिया होती है उसका संबंध किससे होता है, धातु से होता है। किससे होता है दोस्तों, धातु से होता है। पुनः सुन लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों शब्दों का जो संबंध है वह किससे होता है, नाम से होता है। वह किससे होता है, नाम से होता है। लेकिन क्रिया का संबंध होता है दोस्तों, वह किससे होता है, धातु से होता है। प्रश्न क्या है, वह सुनना। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों नाम वर्ग के शब्द हैं। कौन से वर्ग के हैं, नाम वर्ग के हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नाम से संबंध रखते हैं। और ये क्रिया किससे रखती है, धातु से रखती है। किससे रखती है, धातु से। अब ये चारों के चारों शब्द कैसे हैं, विकारी। कैसे शब्द हैं दोस्तों, विकारी। अर्थात इन चारों शब्दों में हम बदलाव कर सकते हैं। और चारों शब्दों में हम बदलाव करेंगे तो बदलाव की जो शब्द परिवर्तन की जो शर्तें हैं, बदलाव या परिवर्तन की जो शर्तें हैं वो कितनी हैं, 4। 4 कौन कौन सी हैं, लिंग है, वचन है, काल है और एक दोस्तों क्या है, अंतिम कारक। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर हम इन चारों प्रकार के शब्दों को बदल सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर इन्हें बदलने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, प्रत्यय का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेंगे, प्रत्यय का सहारा लेंगे। अब सुनना, यदि इन चारों में से हम बात करें
कि इनके कितने वर्ग बन गए, ग्रुप कितने बने, तो आप कहोगे कि सर आपने 2 ग्रुप बना दिए, एक नाम का ग्रुप बना दिया और एक बिना नाम का ग्रुप बना दिया। अर्थात ये तीनों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इनका संबंध किससे हुआ? नाम से। और इस क्रिया का संबंध किससे हो गया? धातु से। तो 2 वर्ग हो गए और हमें क्या करना है? इन दोनों से ही क्रियाएं बनानी है। अर्थात मेरे कहने का आशय यह हुआ दोस्तों कि जो हम ये नाम धातु और ये कृदंत क्रिया पढ़ेंगे, नाम धातु और कृदंत क्रिया और नई चीज नहीं बल्कि विकारी शब्दों से बनने वाली क्रियाओं के प्रकार हैं। विकारी शब्द कितने हैं? 4। विकारी शब्द 4 कौन कौन से हैं आपको पता चल चुके हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण हैं वो तो नाम वाले हैं, अर्थात नाम धातु होंगी। और अकेली क्रिया है जो धातु होती है वो कौन सी होगी? कृदंत होगी। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि हम इस प्रकार की क्रियाएं बनाने के लिए किसका सहारा लेंगे? प्रत्यय का सहारा लेंगे। और आपको मैं थोड़ा सा अग्रिम जानकारी दे दूं कि प्रत्यय के 2 प्रकार माने जाते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार माने जाते हैं दोस्तों? 2 प्रकार माने जाते हैं। प्रत्यय के इन 2 प्रकारों में एक होता है तद्धित प्रत्यय। एक तो क्या होता है दोस्तों? तद्धित प्रत्यय। और एक होता है कृत प्रत्यय। एक क्या होता है? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो जुड़ते हैं वो क्रिया के मूल रूप, क्रिया मूल रूप अर्थात हम कहें धातुओं के जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो नाम वर्ग के जुड़ते हैं। किसके जुड़ेंगे? नाम वर्ग के। अब कृत जिसके अंत में हो, ध्यान से समझना, कृत किसके जुड़ेगा? धातु के। कृत जिसके अंत में हो। संधि में हमने देखा था वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी भी सहघोष वर्ण या स्वर का योग होता है तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, तय के स्थान पर दकार हो जाएगा। तो शब्द क्या बन गया? क्री और दय, और उसके बाद में क्या है? अंत। सबको जोड़ेंगे तो क्री का क्री, दय में ए जुड़ गया, दय पूरा, न और तय, कृदंत बन गया। कहने का मतलब यह हुआ कि इस कृदंत शब्द के निर्माण की बात करें तो इस कृदंत शब्द का जो निर्माण है वह कैसे हुआ दोस्तों? कृत, और कृत में क्या जुड़ता है? अंत में। और कृत किसके अंत में होता है? धातु पदों के अंत में। धातु पदों के लगने वाले प्रत्यय क्या होते हैं दोस्तों? कृत प्रत्यय होते हैं। और कृत जिसके अंत में होता है उसी को क्या कहा जाता है? कृदंत कहा जाता है। तो मैं मोरल ऑफ स्टोरी के रूप में ओवरऑल कंक्लूजन निकाल करके या सार रूप में संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि क्रिया से कोई क्रिया बने तो वो क्या कहलाएगी? कृदंत। तथा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, नाम धातु का मतलब नाम वर्ग की क्रियाएं, नाम वर्ग से बनी क्रिया। और नाम वर्ग का नाम आते ही आपके जहन में एक ही चीज आ जानी चाहिए कि नाम वर्ग का मतलब क्या है? नाम वर्ग का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण। अर्थात मैं कहूं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? अब सुनना, व्यवस्थित परिभाषा लिख रहा हूं कि यदि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के प्रत्यय लगा देने के बाद, प्रत्यय लगा देने के बाद बनने वाला शब्द क्रिया बनता है, तो उसे नाम से बनने वाली क्रिया है ना वो, तो इसलिए क्या कहेंगे? उसको नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। कहने का आशय यह हुआ
कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, कहने का मतलब ये तीनों जो नाम से संबंध रखते हैं, नाम से बनती हैं, तो उन्हें हम क्या कह देंगे दोस्तों, नाम से बनने वाली क्रियाएं। जैसे अब समझो, लालची शब्द विशेषण है लालच, लालच, और लालच से हम शब्द बनाते हैं ललचाना, क्रिया है। जैसे हम उदाहरणों की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे लालच शब्द से क्या बना, ललचाना। जैसे हम बात करें रंग, रंग से बन जाएगा रंगना या रंगाना। सर्वनाम शब्द होता है जैसे अपना, और अपना से हम क्रिया बना सकते हैं अपनाना। क्या बना सकते हैं दोस्तों, अपनाना। क्या बना सकते हैं, अपनाना। भाववाचक संज्ञा शब्द है जैसे शर्म, क्या शब्द है, शर्म, और शर्म से बन सकता है जैसे शर्माना। क्या बन सकता है, शर्माना। जैसे शब्द आता है दोस्तों लज्जा, और लज्जा से बनता है लजियाना, या आप कह सकते हो लजाना। तो ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषणों के कतिपय उदाहरण मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, जिनमें आपने देखा कि इन शब्दों के आगे ना प्रत्यय जोड़ते ही जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जो शब्द थे वे सारे के सारे किस में परिवर्तित हो गए दोस्तों, विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम सभी क्रियाओं में बदल गए हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अर्थात नाम से हमने क्रियाएं बना दी, इसीलिए उनको नाम धातु क्रिया कहा, नाम से बनने वाली क्रिया कहा। अब आते हैं हम कृदंत क्रिया की ओर। कृदंत क्रिया में यहाँ पर देखो नाम से पता चल गया, कृत प्लस अंत में, कृत जिसके अंत में है, और कृत किसके अंत में लगता है, धातु पदों के अंत में। तो देखो विकारी शब्द हमारे पास 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तो नाम धातु में आ गए, तो अकेला क्या बचा, क्रिया या क्रिया का मूल रूप। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, क्रिया या धातु रूप के साथ प्रत्यय जोड़कर, क्रिया या धातु रूप के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं, बनाई गई क्रियाएं कृदंत क्रिया कहलाती हैं। कृदंत क्रिया कहलाती हैं। जैसे दोस्तों चलना क्रिया है, यह तो मूल क्रिया हो गई, लेकिन इसमें बात की जाए तो धातु रूप कौन सा है, चलना में कौन सा है, चल। और अब देखो इससे मैं बना रहा हूं चलता, ना की जगह ता जोड़ दिया, क्योंकि ना जोड़कर क्रिया बनती है, यह तो हमने पहली ही कक्षा में जान लिया था, क्रिया की पहली कक्षा में, कि धातुओं में ना जोड़ेंगे तो नया बनने वाला शब्द क्रिया होगा। लेकिन मैंने यहाँ ना नहीं जोड़ा, बल्कि चल में क्या जोड़ा, ता जोड़ा, और शब्द बन गया चलता, यह भी क्रिया ही है। मैंने यहाँ पर जोड़ा कर, तो शब्द बन गया चलकर, यह भी क्रिया ही है। जैसे मैंने यहाँ पर जोड़ा आ, तो शब्द बन गया चला, यह भी क्या है, क्रिया ही है। मैंने इसमें जोड़ा एगा, तो शब्द बना चलेगा, यह भी क्या है, क्रिया ही है। जैसे लिख शब्द है लिख, और लिख से भी हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बना सकते हैं। जैसे लिख से सबसे पहले तो मूल क्रिया क्या बनती है, लिखना बनती है दोस्तों, लेकिन इसके अलावा और कौन सी क्रियाएं बनाई जा सकती हैं, लिखा, लिखता, लिखेगा या लिखकर। मेरे कहने का आशय यह है कि हम धातु या संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदों के
प्रत्यय जोड़कर भी क्रियाएं बना सकते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अर्थात इन सभी का संबंध नाम से होता है, तो इनसे बनने वाली क्रियाएं तो नाम धातु क्रिया होंगी। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अलावा अंतिम विकारी शब्द जो आपका क्रिया बचता है, उस क्रिया के प्रत्यय जोड़कर यदि आप नई क्रियाएं बनाते हो तो ऐसी क्रियाओं को हम कृदंत क्रिया के नाम से जान लेंगे। उम्मीद करता हूँ यह नाम धातु और कृदंत क्रिया का भी खेल आपके समझ में आ चुका होगा। आगे इसको एक बार गौर से देख लीजिए दोस्तों, फिर हम शेष रहे अंतिम 2 प्रकारों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला जो प्रकार है हमारे पास क्रिया का 7वां प्रकार है हमारे पास, और वह है दोस्तों सजातीय क्रिया। नाम पर जाना, नाम क्या कह रहा है? सजातीय क्रिया, अर्थात यह कह सकते हैं समान जाति की क्रिया। समान जाति की क्रिया, समान जाति की क्रिया, सजातीय, एक जैसी जाति की। दोस्तों इसको समझने के पहले आप थोड़ा सा एक बार प्रत्यास्मरण करेंगे। त्रिशब्द सूत्र जो वाक्य के लिए थे कौन कौन से थे? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों के लिए मैंने आपको कहा भी था पूर्व की कक्षाओं में, आज से 3 या 4 कक्षाओं पहले की हम बात करें तो एक लाइन आई थी, आप जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। मैंने कहा था कि वाक्य का कर्ता और कर्म अर्थात सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है और या प्रोनाउन होता है, अर्थात या तो संज्ञा शब्द होगा या फिर सर्वनाम शब्द होगा। यह बात हम बहुत भली भांति जानते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता और कर्म या तो संज्ञा शब्द होते हैं या फिर सर्वनाम शब्द होते हैं। यह बात हमें बहुत अच्छे से पता है। अब देखो महत्वपूर्ण बात, जब भी सजातीय क्रिया होगी तो जो आपका कर्म होता है यह कर्म संज्ञा और सर्वनाम से न बन करके किससे बनेगा दोस्तों? धातु से बनेगा। किससे बनेगा? धातु से बनेगा। पुनः सुन लीजिए कि जब भी सजातीय क्रिया की बात की जाती है तो सजातीय क्रियाओं में जो कर्म होगा वाक्य का, वह कर्म वास्तव में बनना तो चाहिए संज्ञा और सर्वनाम से, लेकिन सजातीय क्रियाओं में जो कर्म होता है वह संज्ञा और सर्वनाम से न बनकर किससे बनता है दोस्तों? धातु से बनता है। यह बात परिभाषा में कभी लिखी हुई नहीं मिलती है, यह तथ्य हमें समझना पड़ता है। अभी परिभाषा के पश्चात हम उदाहरण की चर्चा करेंगे, उस समय यह बात आपके समक्ष में रखने वाला हूँ। पहले देखो इस पर एक बार हम परिभाषा लिख लेते हैं कि जब वाक्य में प्रयुक्त कर्म व क्रिया, ध्यान दीजिए, कर्म व क्रिया एक समान धातु से बने हों। जब वाक्य में प्रयुक्त कर्म व क्रिया एक समान धातु से बने हों, उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। उन्हें सजातीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझो, मैंने लिखा भारत ने लड़ाई लड़ी। लड़ना तो क्या है दोस्तों? लड़ी। लड़ना तो क्या है? उनकी क्रिया है। लड़ना तो दोस्तों क्या है? इस वाक्य में क्रिया है। क्या लड़ी? लड़ाई। यह क्या है? यहाँ पर कर्म है। भारत ने अर्थात कर्ता ने, कर्ता ने, भारत एक देश का नाम है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर संज्ञा है। क्या है यहाँ पर? संज्ञा। अब पुनः सुन लीजिए, मैंने अभी अभी कहा कि कर्ता और कर्म संज्ञा या सर्वनाम से बने हैं। यहाँ पर यह कर्म जो है वो सर्वनाम या संज्ञा शब्द नहीं, बल्कि कर्म और क्रिया दोनों
एक समान धातु से बने हैं, एक समान धातु से बने हैं, और एक समान धातु इसमें लड़ धातु है। इसमें कौन सी धातु है दोस्तों? लड़ धातु, अर्थात समान धातु से बने होने के कारण ही ऐसे वाक्यों को आप क्या कह दोगे कि यह क्रिया और कर्म दोनों एक समान धातु से, एक समान धातु से हैं, बने हुए हैं, इसलिए ऐसी स्थिति का नाम, इसलिए ऐसी स्थिति का नाम आप क्या कह सकते हो? इसलिए ऐसी स्थिति को आप कह सकते हैं कि यह सजातीय क्रिया होगी, यह सजातीय क्रिया होगी। पुनः सुन लीजिए कि जब वाक्य का कर्ता और कर्म एक समान धातु से बने हुए हों, या क्रिया और कर्म एक समान धातु से बने हों, तो सदैव याद रखना कि जब वाक्य का कर्ता और कर्म संज्ञा और सर्वनाम से जो बने होते हैं वो नहीं बने होंगे, बल्कि कर्म जो है वह धातु से बनेगा। तो जब वाक्य का कर्म जो है वह क्रिया के समान धातु से बने हो, तो उस स्थिति में वह क्रिया सजातीय क्रिया कहलाएगी। जैसे पढ़ाई पढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, खेल खेला, खेल खेला, रोज रोया, पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, चाल चली। इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे तो आप उसे कहेंगे दोस्तों सजातीय क्रिया। तो आशा करता हूँ यह क्रिया का जो था सेकेंड लास्ट भाग सजातीय क्रिया आपको समझ में आया। अब हम इसके अंतिम प्रकार की चर्चा करते हैं, और इसका जो अंतिम प्रकार है वह है दोस्तों कौन सा? सहायक क्रिया। और यह तो आपको नाम से ही पता चल गया, सहायक का मतलब क्या होता है? सहायता करने वाली, सहायता करने वाली। अंग्रेजी में आपने सुना है हेल्पिंग वर्ब HV, वही होती है सहायक क्रिया। परिभाषा क्या हो जाएगी? हमारे वाक्य में एक तो मेन वर्ब होती है, मुख्य क्रिया होती है, और एक क्या होती है? सहायक क्रिया। जब हम कहें कि जब वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया, वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है यह सबसे सरल प्रकार है। जैसे राम, उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे राम पाठ पढ़ रहा है, राम पाठ पढ़ रहा है। यहां पर देखिए राम वाक्य का क्या है दोस्तों? कर्ता। राम क्या है वाक्य का? कर्ता। पढ़ना क्या है उसकी? क्रिया। क्या पढ़ रहा है? पाठ। कर्म। रहा है, एक वाक्य में आ जाए राम पाठ पढ़ता है, एक वाक्य में आ जाए पढ़ता था, पढ़ता था। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहां जैसे रहा है, ता है और ता था, ये शब्द जो आगे हम मुख्य क्रिया के आगे जोड़ रहे हैं, वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ जो जुड़े हुए हैं, इन्हें कहा जाता है सहायता करने वाली क्रियाएं, अर्थात सहायक क्रियाएं। अब बात कहोगे कि सर यह चीज़ तो हमें बहुत पहले से पता थी, यह बताने की क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल दोस्तों, यह परिभाषा के संदर्भ से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात आती है, क्या? सहायक क्रिया। अर्थात आपने अंग्रेजी में भी सुना होगा कि सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस पहचान सकते हैं। हिंदी में सुने तो हम कहेंगे क्या? कि वाक्य की सहायक क्रियाएं वाक्य के काल का बोध कराती हैं।
अर्थात इसको सरल शब्दों में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं कि सहायक क्रियाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो सहायक क्रिया के महत्व को बढ़ाता है। क्या? सहायक क्रियाएं वाक्य के काल का बोध कराती हैं। सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो टेंस बताती हैं। अर्थात सहायक क्रियाएं ही हमें क्या करती हैं? वाक्य के काल का बोध कराती हैं कि कौन से काल का है। जैसे रहा है अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य हो गया, ता है सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो गया, और ता था यह भूतकाल का वाक्य हो गया। तो यह चीज़ आपके समझ में आ चुकी होगी कि किस तरीके से काल का महत्व कराने या काल का बोध कराने वाली क्रियाएं कौन सी होती हैं दोस्तों? सहायक क्रियाएं होती हैं। और जो ये आज की कक्षा में हमने जाना, यह सारा का सारा वर्णन था कर्म के आधार पर। तो अकर्मक और सकर्मक जो पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके थे, उसके बाद हमने आज लिया प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, जो 8 प्रकार थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। आशा है आपको ये बेहद समझ में आए हैं, और इससे जुड़ी हुई कोई भी बात हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे अगले बिंदु पर, नए बिंदु पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।